हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मेरी चैनल की पहली वीडियो है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम जो है वो अपना सेकंड ईयर की बुक से स्टार्ट लेंगे। तो आज सेकंड ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर बायोलॉजी का होमियोस्टेसिस, उसका पहला टॉपिक जो है वो हम क्लियर करेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि होमियोस्टेसिस जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी है और इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रोल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये मेरी पहली स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो होमियोस्टेसिस है उसकी डेफिनेशन ऐड की गई है। ये वही डेफिनेशन है जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। अगर आप थोड़ा सा वर्ड पर गौर करें तो वर्ड है हमारा होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस अगर मैं इसको सिंपली डिफ़ाइन करना चाहूँ तो होमियोस्टेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें आप अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको महफूज रखते हो, उसमें कुछ चेंजिंग लाते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपको पता है कि हमेशा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल पर कंसिस्ट करती हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं और सेल के हमेशा दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है। जैसे गर्मी आ गई, सर्दी आ गई या मौसम में कुछ तब्दीली, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके मुताबिक हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल के मुताबिक रखना पड़ता है ताकि हम जो है वो महफूज रहें। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्राम द हार्म्स ऑफ द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस कहते हैं किसी किस्म की कोई तब्दीली, यानी कि वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आ रही है उसकी हार्म्स से, उसके ख़तरे से बचाने के लिए जो प्रोसेस के हम यूज़ करते हैं वो होमियोस्टेसिस होता है। समझ आ गई डेफिनेशन की। होमियोस्टेसिस जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में अडेप्टेशंस का बाइस बनता है। अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन कोई चेंज होता है जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर लाती है। और इस यही अडेप्टेशन जो है वो आगे जाके एवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको अटैच करना चाहें तो जो अडेप्टेशन है, जो होमियोस्टेसिस है, वो ही आपके एवोल्यूशन का बाइस बनेगी। होमियोस्टेसिस क्या करवाएगी? अडेप्टेशन करवाएगी। और वो अडेप्टेशन है एट द एंड जो है, अगर वो लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रही, जनरेशन टू जनरेशन चलती रही, तो वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट बनेगी, एवोल्यूशन कॉज करवाएगी। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक छोटी सी एनिमेशन ऐड की है। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारा जो बॉडी होता है ना, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है, हमारा जो होमियोस्टेसिस का सिस्टम होता है, वो तीन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। पहला क्या होता है? सेंसर। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द सेंसर। सेंसर होता है। सेंसर का क्या काम होता है कि वो सेंस करता है, वो तब कोई चेंज अगर आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है, कोई तब्दीली अगर आपके इन्वायरमेंट में आ रही है, तो सेंसर क्या करेगा? उसको सेंस कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास सेंसर है जो कि पेनक्रियास के आउटसाइड पर प्रेजेंट है। इस सेंसर ने सेंस किया कि आपका जो इंसुलिन का लेवल है, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज हुआ, लेट्स से कि इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। जैसे इंक्रीज़ हुआ, इस सेंसर के थ्रू पेनक्रियास के पास सिग्नल गया, आपके ब्रेन के पास सिग्नल गया। ब्रेन के थ्रू जाएगा वो किसके पास है? पेनक्रियास के पास, के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ब्लड क्या करेगा? जो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिरी बात है उसको कम करना है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी और ग्लूकोज जो है वो अपने असल कंडीशन में वापस आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये देखो, ये दिस इज़ द ऑलमोस्ट द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
हुआ क्या, सेंसर ने सेंस किया, पेनक्रियाज ने इंसुलिन को रिलीज़ किया, इंसुलिन रिलीज़ हुई तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल था वो मेंटेन हो गया। ये एक किस्म का होम्योस्टैसिस हो जाता है। वो जो ग्लूकोज था वो कहाँ गया, वो आपके सेल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, ये किस्म की होम्योस्टैसिस हुई कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो गया। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि हमारा जो होम्योस्टैसिस है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। रिसेप्टर्स, जो किसी किस्म का कोई भी चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग है उसका रिसीव करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। रिसेप्टर ने वो चेंजिंग को एक्सेप्ट किया, उसको ब्रेन तक भेजा जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर था। फिर उसके मुताबिक वो जिस तरह की चेंजिंग है, ब्रेन जो है वो अपना काम करेगा, इधर थर्मोरेगुलेशन करवाएगा, कुछ भी, मतलब कि जो भी काम आपके ब्रेन को करना होगा तो ब्रेन वो काम करेगा और वो सिग्नल्स भेजेगा आपके इफेक्टर्स के तरफ। इफेक्टर्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रेन से आने वाले सिग्नल के नतीजे में कोई रिस्पॉन्स देते हैं। वो मसल हो सकता है, अगर आप रिफ्लेक्स आर्क आपका पता हो आपको, तो रिफ्लेक्स आर्क की सूरत में वो हमारे मसल्स होते हैं, हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, हुआ क्या, मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने गर्म चीज़ को टच किया, मेरे हैंड्स पर जो थे वो रिसेप्टर्स, मेरी फिंगर्स पर, हैंड्स पर रिसेप्टर्स थे। उन रिसेप्टर्स ने ये चीज़ को परसीव किया कि ये जो चीज़ है जहाँ मैंने टच किया है वो गर्म है, तो ये मेरी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। फ़ौरन से मेरे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज किया और उसके नतीजे में इफेक्टर्स ने क्या किया, मसल्स ने मेरे हैंड को, मेरे बाजू को वहाँ से पीछे पुल कर लिया। ये थर्मोरेगुलेशन की एग्जांपल भी दी हुई है कि ये एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर एक आदमी दिखाया गया है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो गए। जैसे स्वेट ग्लैंड एक्टिव हुए, इसको पसीना आना शुरू हुआ, उनकी इवेपोरेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, प्रेस्पायरेशन स्टार्ट हुई, देन इवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। और जैसे ही प्रेस्पायरेशन यानी कि पसीना आना स्टार्ट हुआ, ये देखें, अगर आप एंड पे देखें हो तो इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन जो है वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो कूलिंग कॉज करती है। तो जैसे ही वहाँ से इवेपोरेशन हुई, कूलिंग कॉज हुई और टेम्परेचर वापस से मेंटेन हो गया। ये होम्योस्टैसिस की कुछ एग्जांपल्स थी। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप के माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।